नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विथ आशीष में आपका स्वागत है। आज हम सब एक नए वीडियो के माध्यम से 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने पिछले वीडियो में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को समझा। उसमें ये समझा कि कैसे हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिकता प्रदान की गई एवं उसे कैसे संविधान में शामिल किया गया। तो अब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था 1992 में आया था, इसके बारे में ये है कि इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी वो सारी गवर्नमेंट्स जो शहरी क्षेत्रों में होती है एवं वो सेल्फ गवर्नमेंट अपने लोकल डेवलपमेंट्स के लिए होती है, उनके बारे में इसमें चर्चा की गई है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम बता दें कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है वो टोटल 8 प्रकार की होती है। जैसे उसमें नगर पालिका परिषद, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड जो सेनाओं के लिए होता है, इसके साथ ही साथ शहरी क्षेत्र समिति, पत्तेन्यास एवं विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी जैसी अन्य लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। तो इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो मेनली हम लोग नगर पालिका के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा दोस्तों कि देश में सबसे पहले नगर पालिका कहाँ पे लागू की गई थी, यानी कि हमारे देश में जो सबसे पहले नगर पालिका स्थापित की गई थी वो देश के मद्रास शहर में अंग्रेजों के आने के बाद सन 1687 से 88 में की गई थी एवं इसके बाद जो है 1726 में बम्बई तथा कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना की गई थी। दोस्तों, अब हम लोग ये भी जानते हैं हु इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो वो कौन है? वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। दोस्तों, तो अब हम लोग चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एवं इंट्रोडक्शन में देखते हैं और कौन कौन सी बातें हमारी इसमें नगर पालिका में है। तो दिस एक्ट हैज बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट इन 1992 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 1 जून 1993, ऑल्सो नोन एज अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी शहरी स्थानीय स्वशासन। ये जो है ये 1992 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में पास हुआ था, लेकिन ये 1993 के 1 जून से ये इम्प्लीमेंट हुआ था यानी लागू किया गया था। अब है इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जैसे कि हमने पहले बताया था पिछले वीडियो में कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। तो इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा यानी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमारे संविधान में कौन सा पार्ट जोड़ा गया था? तो वो 9A है। पार्ट 9A वॉज एडेड बाई 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ये जब पार्ट 9A ऐड किया गया तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ नई अनुच्छेद भी ऐड की गई होगी। तो वो अनुच्छेद कौन कौन सी थी? वो अनुच्छेद आपकी 243 243P से लेकर 243 ZG तक है, यानी एक विस्तृत चर्चा की गई है हमारे संविधान में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा शेड्यूल 11 ऐड किया गया था हमारे संविधान में, जिसमें कुल 29 विषय थे। तो उसी तरह से इस 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारे संविधान में 12वां शेड्यूल यानी 12th शेड्यूल ऐड किया गया था, जिसमें कुल 18 सब्जेक्ट्स हैं और इसका वर्णन जो है वो संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 243W में है। अगर हम लोग बात करें कि देश में किन क्षेत्रों में नगर पालिका का प्रावधान है, तो नगर पालिका के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये मेनली चूंकि शहरी क्षेत्रों के लिए है तो इसमें 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। अगर हम इमेजिन करें तो एक ऐसा शहर हो सकता है जो अभी अभी परिवर्तित हो रहा है, एक ऐसा शहर हो सकता है जो परिवर्तित हो चुका है लेकिन बहुत ज़्यादा विकास नहीं कर पाया है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, या बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे छोटी मोटी शहर है। एक ऐसी नगर पालिका का और पार्ट हो सकता है जो बहुत बड़ा हो, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो हम लोग देखते हैं नगर पंचायत जो है वो वैसे क्षेत्र को कहा जाता है जो वर्तमान में वो कन्वर्ट हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, किसमें? शहरों में, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो 10,000 से लेकर 20,000 तक है उस क्षेत्र में। एवं उसके बाद जो है उससे ज़्यादा डेवलप्ड यानी उसको नगर परिषद कहते हैं। और यहाँ पे कौन है? स्मॉल सिटी, छोटे छोटे शहर, और वहाँ की पॉपुलेशन मेनली जो होती है वो 20,000 से 3 लाख तक की हो सकती है, यानी नगर परिषद के एरिया में। अब हम लोग बात करें नगर निगम,
तो नगर निगम जो है ये सबसे बड़ी होती है बिग सिटीज़ के लिए, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है वो 3 लाख से ऊपर, चाहे वो जितना जाए, 3 लाख से ऊपर, 5 लाख, 10 लाख, जितना भी जाए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं नगर पालिका के कुल 3 पार्टों में बांटा गया है। एक वैसा क्षेत्र जो अभी अभी ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसे नगर पंचायत कहते हैं। एक वैसा क्षेत्र जो ट्रांसफॉर्म हो चुका है लेकिन अभी छोटा शहर है उसको नगर परिषद कहते हैं। और नगर निगम यानी जो बहुत बड़ा शहर है। अब हम लोग समझते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है एवं यहाँ पे जितने भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं वे सारे जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं, सबका वोटिंग होता है। तो ठीक इसी प्रकार जो पार्षद होते हैं वो लोग भी, जो नगर पालिका के सदस्य होते हैं वो लोग भी वोटिंग डायरेक्ट पॉपुलेशन के वोटिंग के द्वारा चुने जाते हैं। तो ऑल मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। नेक्स्ट जो है, पीपल हैविंग ग्रेट एक्सपीरियंस इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नगर पालिका। मतलब आप अगर जिस क्षेत्र में रहते हैं और उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने वाले में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में पहले से काम करने का, तो वो इस क्षेत्र में रिप्रेजेंट करते हैं अपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। साथ ही में आप जिस क्षेत्र से रहते हैं उस क्षेत्र के कोई एमपी या एमएलए हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, वो लोग भी इसमें नगर पालिका में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब वो लोग भी इसके सदस्य होते हैं, इस कमेटी के सदस्य होते हैं। अब साथ ही में लोग बात करें तो वार्ड कमेटीज क्या है। दोस्तों, आपको पता होगा शहरों में छोटे छोटे जैसे गाँवों में वार्ड होते हैं उसे शहरों में भी वार्ड होते हैं। वार्ड का क्या मतलब है? मतलब एक छोटा छोटा जैसे गाँव होता है उसी तरह से शहरों में छोटे छोटे वार्ड बांट दिए जाते हैं। तो ऐसा कहाँ है? यहाँ पे है द एरिया हैविंग पॉपुलेशन मोर देन 3 lakhs। ऐसा एरिया जहाँ पॉपुलेशन 3 लाख से ज़्यादा है उसको बहुत सारे अनेक वार्ड में बांटा जाता है। इसके बाद है दीज स्मॉल वार्ड्स गैदर टुगेदर टू फॉर्म वार्ड कमेटी। अब क्या है, ये जो छोटे छोटे वार्ड होते हैं इनको अलग अलग करके इनमें वार्ड कमेटीज बना दी जाती है एज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। जैसा कि स्टेट लेजिस्लेचर बनाए कानून, जैसे कि देख सकते हैं ये हर राज्य में अलग अलग तरीके से किया जाता है। ऑल रूल्स रिलेटेड टू फॉर्मुलेशन स्ट्रक्चर एंड वर्किंग्स ऑफ म्यूनिसिपल आर मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। तो इस तरह से हर स्टेट गवर्नमेंट्स को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपने लेजिस्लेचर के माध्यम से अपने अंदर में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस तरह से हो और उसमें कैसी कैसी व्यवस्थाएँ हों, कैसे उसका चुनाव हो, उस सारी चीज़ों का जो है वो अपने राज्य के भीतर भी अपना तरीके से उसे अडॉप्ट कर सकता है। अब है कि इसमें रिजर्वेशन, जैसे कि हम लोग 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में देखें रिजर्वेशन, यहाँ पे भी कुछ वैसे ही हैं। जैसे एसटी और एसटी कैंडिडेट जो शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब कास्ट हैं उनके लिए ये प्रोविज़न है कि कुल पॉपुलेशन का जितना पॉपुलेशन वो लोग का होगा, मतलब वो लोग को रिप्रेजेंटेशन जो है वो खास प्रोपोर्शन में मिलेगा। जितना ज़्यादा यूँ समझिए तो जितना ज़्यादा उन लोग का SC ST का पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा कैंडिडेट वो लोग का रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे। मतलब इसका कोई फिक्स नहीं बताया गया है, ये राज्य की जनसंख्या पर छोड़ दिया गया है वो लोग का। नेक्स्ट जो है वो है वुमेन विल गेट रिजर्वेशन ऑफ टोटल 1/3 ऑफ टोटल सीट्स। मतलब जितने सारे कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन मिल रहे हैं उनमें से जो वुमेन होंगे वो पक्का, अगर 100 सीट है तो 100 में से 33 + 1 जो सीट होगा, मतलब 1/3 जो सीट होगा टोटल का वो वुमेन रिप्रेजेंट करेगी, इतना फाइनल है। मतलब कुल सीट का 1/3 हिस्सा सीट जो होगा वो महिलाओं के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा। ऐसा प्रोविज़न संविधान में किया गया है। और जो OBC को लेकर ये जो है स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। ओबीसी के लिए क्या रिजर्वेशन होगा इसको स्टेट लेजिस्लेचर पे छोड़ दिया गया है। अब है इलेक्शन कैसे होते हैं। तो इलेक्शन के लिए आपको पता होगा कि एक सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना की जाती है, एस्टेब्लिशमेंट की जाती है। और इसके जो काम क्या है, वो अपने राज्य के भीतर जितने सारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, चाहे वो पंचायत हो चाहे वो नगर पालिका हो, हर का चुनाव जो है हर 5 वर्ष में कराएगा। अब है कि अगर ये 5 वर्ष के पहले डिजॉल्व हो जाता है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो इसको क्या है वो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाएगा ही करवाएगा। और अगर हमारा मान लीजिए कि अगर डिजॉल्व हुआ वो 4 वर्ष
7 महीने के बाद हुआ, मतलब जो लास्ट में 5 साल का बचा हुआ समय है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं है, तो उस समय दोबारा इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ख़ास तौर पर अगर 1 साल के बाद तुरंत डिसॉल्व हो गया तो विदिन 6 मंथ इलेक्शन करवाना कंपलसरी हो जाता है। और ये किसका काम है? यह स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है। और आपको ये भी बता दें, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, मतलब जो स्टेट इलेक्शन कमीशन को लीड करते हैं, वो स्टेट के गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको बताया कि ये जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है अपने देश में, अपने राज्य में जितने सारे तमाम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, हर किसी का चुनाव जो है वो समय पर निर्धारित करवाना, हर उम्मीदवार को उनका चुनाव चिन्ह देना, ये सारी बातें। अब है स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी कि राज्य वित्त आयोग। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि फाइनेंस नहीं है तो कुछ नहीं है। चाहे आप कितना भी फिलॉसफी कर लें, आपके पास पैसे नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो अब है द स्टेट फाइनेंस कमीशन रिव्यूज एंड ऑडिट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हमारे जो भी नगर पालिका हो, चाहे वो रांची नगर पालिका हो, रांची नगर निगम हो, कोई भी हो, तो उसका जो है कंडीशन क्या है, उसका ऑडिट, उसका रिव्यूज़, ये सारी बातें जो है वो कौन करती है? फाइनेंशियल कंडीशन की रिव्यूज़, कितनी डेवलपमेंट हुई, ये सारी रिव्यूज़ जो है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन ही करती है। एंड ऑल्सो मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नर फॉर द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्सेस। और एक गवर्नर के पास क्या करती है, रिकमेंडेशन भी करती है कि आपको इतना टैक्स कलेक्शन करना चाहिए, इस तरीके से कलेक्शन करना चाहिए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करना चाहिए। अब है इट ऑल्सो मेक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नगर पालिका। साथ ही में स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होता है वो नगर पालिका में और किन किन क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता है, किन किन क्षेत्रों में मेजर चेंजेस की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ों को रिव्यूज़ भी वो करती है। तो अब आते हैं शेड्यूल 12, जिसमें कुल 18 सब्जेक्ट्स हैं। हमने बताया कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, जिसमें पंचायती राज की व्यवस्था थी, उसमें शेड्यूल 11 ऐड किया गया था। उसी तरह 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ, उसमें हमारे संविधान में शेड्यूल 12 अनुसूची 12 जोड़ा गया। अब क्या है, इसमें क्या किया गया, इट कंटेन्स द सब्जेक्ट मैटर विद इन द फंक्शंस ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके अंतर्गत वो कौन सारी चीज़ें आएगी जिसमें वो अपना काम करेगा। तो इसमें मुख्यतः आता है वो सिटी का प्लानिंग, सिटी में कैसे ड्रेनेज सिस्टम हो, उसका सैनिटेशन कैसे हो, सिटी में कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, जैसे बहुत सारे मोहल्ले में रोड्स, बहुत सारे मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट्स, वहाँ फायर ब्रिगेड्स, वहाँ पे जो छोटी छोटी नदी है, नाला है, उस पर ब्रिज, साथ ही में जो पॉपुलेशन है वहाँ का, उस पर डेथ एंड बर्थ रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें। साथ ही में वहाँ के जो बस स्टैंड है, पार्क्स है, प्लेग्राउंड्स है, ये सारी का देखभाल जो करना होता है वो यही नगर निगम का ही होता है। अगर आप शहरों में रहते होंगे तो आप नगर निगम पार्क तो सुने ही होंगे, जो नगर निगम के द्वारा बनाया जाता है ताकि बच्चे खेले, वहाँ पे एक सांप्रदायिक सद्भाव के साथ सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, ऐसी भावना, मतलब वो लोग का मुख्य दायित्व होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे समझ में आई होगी। मैंने सारी बातें अच्छे समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।